देश में जहां नागरिकों को दी जाने वाली छोटी छोटी सब्सिडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इन्हें रोकने की पैरोकारी की जाती है, उन्हें रेवड़ी संस्कृति कहकर इसका मजाक बनाया जाता है और इसी पर राजनीतिक बहस चलाई जाती है, जैसे कि भारत के लोग भिखारी हो और उनके लिए छोटी छोटी मुफ्त चीजें या सुविधाएं ही सबसे बड़े कारक है देश के घाटे के लिए। लेकिन देश में अगर सबसे बड़ा घाटे का कारण है तो वो है एनपीए। सब्सिडी और रेवड़ियों की जगह एनपीए को चर्चा के केंद्र में होना चाहिए। गरीबों को लूटो और अमीरों की तिजोरी भरो, मोदी राज में बैंकिंग का नया सिद्धांत यही कहता है और पीएम मोदी भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधते हैं, 70 साल का हवाला देते हैं और कहते हैं कि आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। एनपीए घट गया पिछले 10 साल में, जरा सुनिए। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। सुना आपने, भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पीएम मोदी कहते हैं कि पिछली सरकारों में फोन बैंकिंग भी नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था, बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो चुका था। पिछली सरकारों में फोन से लोन दिलाए जाते थे और लोन चुकाने के लिए भी लोन दिया जाता था। दोस्तों, पिछली सरकार में ऐसा होता था तो आज की सरकार में क्या होता है, आप ये खबर देखिए, इसकी हेडलाइन देखिए। रुचि सोया के लिए रामदेव ने लिया था 32,000 करोड़ का लोन। आपको बता दूं कि रुचि सोया वो कंपनी थी जो दिवालिया हो गई थी और उसको खरीदने के लिए भी रामदेव को लोन दिया गया था। यानी एक कंपनी जो लोन नहीं चुका पाई, जो कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, उसको खरीदने के लिए रामदेव को लोन दिया गया। उसे खरीदने के लिए पतंजलि को लोन मिलना दिखाता है कि पूर्व सरकार में और वर्तमान सरकार में कोई अंतर नहीं है। और रही बात बैंकिंग सेक्टर की, तो ये आरोप लगते रहते हैं, कभी कोई उद्योगपति देश का पैसा लेकर भाग गया, बैंकों का पैसा लेकर पता नहीं कितने भाग गए, और थोड़ा बहुत नहीं करोड़ों अरबों रुपए, लाखों करोड़ का कर्जा सरकार ने माफ कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले जनता की आवाज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। चैनल की भी और सरकार की भी। कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। बैंकिंग सेक्टर के काम करने का तरीका ऐसा है कि मामूली लोन लेने वालों की तो गिरेबान पकड़ लो, लेकिन बड़े लोन वालों को यूं ही जाने दो। वैसे भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए आजकल एक कहावत है कि अगर आप पर बैंक का 100 रुपए का लोन है तो यह आपकी समस्या है, लेकिन अगर आप पर 100 करोड़ रुपए का लोन है तो यह बैंक की समस्या है। मोदी जी ने अपने भाषण में एक शब्द और बोला है, वो है एनपीए। एनपीए बैंकिंग कारोबार का ही एक हिस्सा होता है। लोन देंगे तो कुछ वापस नहीं भी आएंगे। लोन देने के कारोबार की प्रकृति ही ऐसी है। दरअसल जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो बैंक उसका कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन करने के बाद ही लोन देते हैं। लेकिन कर्ज चुकाने की हैसियत रखने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर लोन ना चुकाए तो उसे विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। जब इस तरह के व्यक्ति या कंपनी से कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती
तो बैंक इस तरह के कर्जों को राइट ऑफ कर देते हैं, यानी बट्टे खाते में डाल देते हैं। यह कर्ज माफी नहीं है, बल्कि ऐसे कर्ज को करीब करीब डूबा यानी एनपीए मान लिया जाता है। लेकिन क्या हाल के दिनों में जमीनी हकीकत बदल गई है? पिछली सरकार और इस सरकार में बैंकों की हालत सुधर गई है? क्या एनपीए सच में घट गया है? खबरें तो ऐसा ही कह रही है। 28 जून को जारी आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी यही कहती है। जो खबरें पिछले कुछ हफ्तों के दौरान छपी है वे बताती है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए नाटकीय रूप से गिरकर 10 साल के निचले स्तर पर आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2023 में कुल एनपीए 3.9% रहा, जबकि 2018 में यह 11.5% था। लेकिन इस दौरान में उधार में भी खासा इजाफा देखा गया, जो 2018 में 83.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 में 135 लाख करोड़ हो गया। उधार के बड़े आधार पर कुल एनपीए के परसेंट में आई गिरावट सही तस्वीर नहीं दिखाती। अगर इस विषय को एनपीए की संख्या के आधार पर देखा जाए तो एक अलग ही तस्वीर सामने आएगी। अगर पुराने एनपीए की संख्या इस वजह से गिर गई कि इसमें भारी कटौती की गई और तमाम उधार को बट्टे खाते में डाल दिया गया, फिर भी नए एनपीए सिस्टम में जुड़ते रहे, तो यह एनपीए के प्रबंधन और सार्वजनिक पैसे की सुरक्षा के तौर तरीकों पर बड़े सवाल खड़े करता है। 2021 से 22 में कुल एनपीए 5.8% था, जो 7.44 लाख करोड़ रुपए था, जबकि साल के शुरू में एनपीए 8.35 लाख करोड़ था। इसमें आई गिरावट का कारण यह था कि 1.69 लाख करोड़ रुपए के उधार को बट्टे खाते में डाल दिया गया। लेकिन जब 2021-22 खत्म हुआ तो 2.83 लाख करोड़ रुपए के नए एनपीए खड़े हो गए थे। दोस्तों, हकीकत यह है कि पिछले 5 सालों में जब कुल एनपीए 9.2% से घटकर 5.8% हो गया, इस दौरान बट्टे खाते में डाली गई रकम 10.25 लाख करोड़ की रही। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए से कुछ ही कम के नए एनपीए हो गए। दी गई अवधि में साल दर साल नया एनपीए बट्टे खाते में डाले गए या वसूली गई राशि से कहीं अधिक रहा है। जहाज के पुराने छेद को दुरुस्त किया जा रहा है, जबकि इसी दौरान उससे बड़े छेद बन जा रहे हैं। क्या यह जहाज समुद्र में तैर सकेगा? तैरना तो दूर, इसका तो एक जगह खड़ा रहना मुश्किल है। कुल एनपीए प्रतिशत में गिरावट का कारण क्या है? मजबूत रिकवरी हुई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा उधारी को बट्टे खाते में डालने से हुआ है तो बुरा है। अगर हम व्यवस्था के लिहाज से भी देखें तो एनपीए की समस्या में कोई सुधार नहीं हो रहा। हमारी बैंकिंग व्यवस्था को तभी मजबूत माना जा सकता है जब हम बेहतर मूल्यांकन, निगरानी, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और प्रशासकीय व्यवस्थाओं की ओर बढ़े। लेकिन हम तो इसके करीब भी नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर तरफ ढिलाई है और एनपीए को लेकर हमारे यहाँ कोई चेतावनी प्रणाली नहीं है, जिससे लगता है कि सिस्टम ने इस संदेश को मन में बैठा लिया है कि भारत में तो काम ऐसे ही होगा। लेकिन जानबूझकर उधार न चुकाने वालों के खिलाफ सख्ती या उन्हें शर्मिंदा करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखती। इसके बजाय नियामक ने बैंकों को जानबूझकर उधार न चुकाने वालों के तौर पर समझौता करने, मामले को निपटाने या फिर उधार को तकनीकी बट्टे खाते में डालने की इजाजत दे दी है। समझौता का विचार ही साफ संकेत देता है कि हम मोल तोल के लिए तैयार हैं और एक छोटी सी समय सीमा के बाद आप दोबारा उधार भी ले सकते हैं, और उन्हीं लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है जो नियमों को तोड़ मरोड़ कर खेल सकते हैं। लेकिन यह वैसे विकास के लिए रुकावट है। यह भारत के लोगों का पैसा है, और अगर बैंक परियोजनाओं की वास्तविकता और धन के अंतिम उपयोग की निगरानी नहीं कर सकते हैं तो उधार देने वाले और उधार लेने वाले दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो साफ है कि एनपीए गरीब जनता को लूटकर अमीरों की तिजोरी भरने का जरिया छोड़कर और कुछ भी नहीं।
आखिर सारा धन कहां जा रहा है? सरकार पर ऋण दोगुना हो गया। सरकारी बैंक एनपीए की मार से दिवालिया होने की कगार पर है। विकास के नाम पर शून्य है, नया कुछ बना नहीं है। जनता टैक्स के बोझ से मारी जा रही है। युवा बेकार है, खजाना खाली है। तो फिर देश के संसाधन आखिर गए कहां? क्या सब्सिडी और रेवड़ियों की जगह एनपीए को चर्चा के केंद्र में होना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।